CSAPT या सेक्टर नंबर 6। सेक्टर नंबर 6 वैसे नाम लिखा हुआ है त्रिभुज, इसको इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं, ANGLE, त्रिभुज इसको हिंदी में कहते हैं, ट्राइंगल, त्रिभुज। अब देखो वैसे पहले ही परिभाषा तो डेफिनेशन तो हम जान ही गए, पहले ही डेफिनेशन जानते हैं त्रिभुज की, फिर भी यदि नहीं जानते हैं तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, TRIANGLE, डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल जिसका हिंदी अर्थ है त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की परिभाषा। देखो दोस्तों, त्रिभुज की परिभाषा वैसे हम पहले से जानते हैं, एक आकृति में बनाता हूं, आकृति बना के समझाता हूं कि त्रिभुज क्या चीज है। परिभाषा ऐसे ही बनती है, सबसे पहले तो आकृति बनाएंगे, आकृति से ही परिभाषा की व्युत्पत्ति करेंगे। सबसे पहले हम एक आकृति बनाएं, तो आकृति में क्या, सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं, एक और रेखा खींचते हैं, और फिर एक और रेखा खींचते हैं, यानी कि रेखा कितनी, 1 2 और 3, तीन रेखाएं खींची है, 1 2 और 3 रेखाएं खींची है, और तीनों ही रेखाएं एक दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु, इसका नाम यदि अपन देते हैं ए, कैपिटल ए, इसका नाम देते कैपिटल बी, और इसका नाम देते कैपिटल सी। तो तीनों ही रेखाएं तीन बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार की बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार की बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब ये त्रिभुज की परिभाषा यदि लिखें तो त्रिभुज की परिभाषा होती है कि तीन भुजाओं से, 1 2 3, तीन भुजाओं, भुजा तीन ही तो है, तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से, और तीन भुजाओं से ये घिरी हुई, देखो 1 2 3 भुजा, तीनों भुजाओं से घिरी हुई, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई, तीन भुजाओं से घिरी हुई। और देखो घिरी हुई तो है, और घिरने के बाद क्या हो गई, बंद हो गई, क्लोज हो गई, बंद। तीन भुजाओं से घिरी हुई, बंद, इसको इंग्लिश में क्लोज कहते हैं, CLOSE, क्लोज, बंद आकृति। आकृति देख रहे हो, आकृति को त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, जो इसी आपने जो डायग्राम बनाया इसी डायग्राम पे आधारित है। हमने डायग्राम बनाने के लिए तीन रेखाएं ली थी, और तीनों रेखाओं को तीन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करवाया था, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। ये तीनों बिंदु इस त्रिभुज की शीर्ष कहलाते हैं। तो तीनों बिंदु, तीनों बिंदु ए, बी व सी त्रिभुज, तो इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं एबीसी, त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, शीर्ष जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, शीर्ष कहलाते हैं। ये तीनों बिंदु जहां पर एक दूसरे को रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को रेखा मिलती है, इन मिलान बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज को एक आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हम इसके बाद में त्रिभुज को इस द्वारा प्रदर्शित करेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज को संकेत, संकेत साइन, त्रिभुज को संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। त्रिभुज को
इस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अर्थात हम इस आकृति को ही यदि त्रिभुज संकेत के रूप में लेंगे तो अर्थात आकृति आकृति से त्रिभुज एबीसी अभिष्ट प्राप्त होता है। आकृति से ही त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज का संकेत है, साइन है, त्रिभुज एबीसी अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त होता है। अब देखो त्रिभुज के बारे में बात की तो त्रिभुज की जो तीन रेखा है, त्रिभुज की एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, ये त्रिभुज की भुजाएं कहलाती है। और त्रिभुज की जो शीर्ष है एबीसी, ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं, शीर्ष बिंदु और भुजा बिंदु। त्रिभुज वैसे तो त्रिभुज कितने 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन त्रिभुज के प्रकार लिखेंगे, मुख्य रूप से त्रिभुज 4 प्रकार होते हैं। लेकिन ना बात यह है कि त्रिभुजों के प्रकारों के आधार पर त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में जाने। सबसे पहले तो त्रिभुज के प्रकारों के बारे में जाने, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। पॉइंट नंबर 2, पहले वाला पॉइंट 1 है, ये दूसरा है, दूसरे पॉइंट में लेना है त्रिभुज के प्रकार, जिसको इंग्लिश में यदि लिखना चाहते हो तो लिखा जाता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुज प्रकार, त्रिभुज का पहला प्रकार है, हम त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की यदि बात करें, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या चीज है। समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की एक मैं आकृति बनाता हूं। वैसे समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। और यदि इस त्रिभुज को हम एबीसी कह दें, एबीसी, तो समबाहु त्रिभुज की शर्त है, समबाहु त्रिभुज की शर्त है, कंडीशन। कौन कौन सी समबाहु त्रिभुज की कंडीशन है, कौन कौन सी समबाहु त्रिभुज की शर्त है। सबसे पहली शर्त तो ये है कि तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर मतलब भुजा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। क्वेश्चन लिखना है तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। कोण ए इज इक्वल टू कोण बी इज इक्वल टू कोण सी, और प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। ये है कोण। अब बात करते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो अंडरलाइन करेंगे, अभी हम लाइन में पैक करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग, ये त्रिभुज की चिन्ह है, त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यदि त्रिभुज के एक कोण कोई दे रखा हो, यहाँ दो कोण दे रखा हो, तीसरा कोण ज्ञात करना हो तो 180 में से इन दोनों कोणों का योग जोड़ करके घटाते तीसरा कोण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 60 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा हो, तीसरा कोण नहीं दे रखा हो कि कोण ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, कोण सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो दैट फाइंड कोण बी। तो कोण बी इज इक्वल टू 180 माइनस कोण ए, एंगल ए प्लस एंगल सी, यानी कि 180 में से 60 प्लस 60, 180 माइनस 120, और कोण या एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आता है आंसर।
60 डिग्री। अब देखो त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की बात हुई, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर तीन ही तो भुजा होती है और तीन ही कोण होते हैं, इसके अलावा हो नहीं सकता। त्रिभुज के अंदर चार भुजा नहीं हो सकती है, क्योंकि त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, त्रि यानी तीन और भुजन भुज है, त्रिभुजन तीन भुजा। नाम को यदि बड़ा करके लिखे तो त्रि प्लस भुज, और इस त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि तीन भुजा, तीन भुजाओं की जो आकृति है वही है त्रिभुज। तीन भुजाओं से बड़ी आकृति में तीन ही कोण होते हैं, अधिक कोण नहीं हो सकते हैं। अब एक दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त है, सबसे पहला है पॉइंट नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज नाम से वैसे इसको अलग अलग करके लेना तो सम का मतलब होता है समान, जैसे अपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा है तो सम का मतलब होता है समान, बहु का मतलब भुजा, यानी कि समान भुजाओं की जो आकृति है या समान भुजाओं वाला जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समान भुजा कैसे, तीनों भुजाएं बराबर इसलिए समान भुजा, समान भुजाओं वाला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसमें है समान, द्विवी का मतलब दो, सम का मतलब समान, यदि अलग अलग करके लिखे तो सम का मतलब समान, और ये द्विवी है, इस द्विवी का मतलब होता है दो, और बहु का मतलब होता है भुजा। अर्थात तो इससे ही यदि पढ़े तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है कि ऐसा त्रिभुज जिनमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो और तीसरी भुजा की लंबाई असमान हो, उनके समान नहीं हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की आकृति बनाए तो इस प्रकार, इसके अंदर ये तीन भुजाएं बराबर थी, इसके अंदर ये भुजा इसके बराबर है, लेकिन ये अलग, ए बी सी। कोण की बात नहीं करते, समबाहु त्रिभुज में कोण कितने डिग्री होता है, लेकिन बराबर भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण भी बराबर होते हैं। ये जो ए बी भुजा है वो असमान है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त, समद्विबाहु त्रिभुज की शर्तें, समद्विबाहु त्रिभुज की कौन कौन सी शर्तें हैं, इन शर्तों के बारे में अभी जानेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त ये है, जैसे अपन ने एबीसी, ये एक त्रिभुज बनाया एबीसी, तो इसमें ए सी, भुजा ए सी इज इक्वल टू भुजा बी सी, भुजा ए सी और भुजा बी सी तो बराबर है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू भुजा ए बी। भुजा ए बी, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी दो भुजाएं तो बराबर है, लेकिन ए बी भुजा बराबर नहीं। और बात तो ये, उसके अंदर जो बराबर भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के द्वारा अंतरित कोण कैसे, जैसे जैसे भुजा ए सी के सम्मुख, भुजा ए सी के सम्मुख सम्मुख कोण बी तथा भुजा बी सी के सम्मुख कोण कोण ए। अब ये भुजा ए सी और बी सी बराबर है, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तो किस में आ जाता है, सूकी में, सूकी एक ए सी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए इसलिए कोण बी इज इक्वल टू कोण ए। तो ये तो है साइड्स और ये है एंगल्स, एंगल्स का मतलब होता है कोण और साइड का मतलब होता है भुजा। ये है समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त। अब है पॉइंट नंबर 3, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3,
दिए गए विषम बहुत्रिभुज, विषम बहु त्रिभुज। विषम बहुत्रिभुज ऐसा त्रिभुज जैसे हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज, फिर पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज, अब ये विषम बहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है, विषम का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, और बहु का मतलब भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिनकी भुजाएं असमान होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, बराबर नहीं होती है, ऐसा त्रिभुज विषम बहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आकृति बनाए तो एक भुजा तो इतनी है और दूसरी पता नहीं कितनी लंबी है और तीसरी इससे भी लंबी है। इस त्रिभुज का नाम वापस दे दे हमें एबीसी, एबीसी। तो ये त्रिभुज विषम बहु त्रिभुज कहलाता है। ये भुजा इसके बराबर नहीं है और ये भुजा इसके बराबर नहीं, अलग अलग भुजा है। विषम बहु त्रिभुज की शर्तें देखें, शर्तें तो क्या है कि भुजा AC इज नॉट इक्वल भुजा AB इज नॉट इक्वल भुजा BC। भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाएं बराबर नहीं होती तो कोण भी बराबर नहीं होते। तो ये भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण A इज नॉट इक्वल कोण B इज नॉट इक्वल कोण C। ये भुजाएं बराबर नहीं है तो कोण भी बराबर नहीं होते। अब 4 नंबर पॉइंट पे आता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग भी होता है, लेकिन सबसे पहले समकोण त्रिभुज को ही पढ़े। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, एक कोण समकोण होना चाहिए, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जैसे मैं आकृति बनाऊं, ये आकृति मैंने बनाई है, तो इसमें ये जो कोण है ना, ये है 90 डिग्री और ये होना ही चाहिए, इसको हम ABC कहते हैं। तो कोण B है जो 90 डिग्री का है, कोण B एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री है। अब ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। यदि ये कोण B 90 डिग्री नहीं होता, कोई भी ये कोण 90 डिग्री नहीं होता, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं कहलाता। तो अब ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज क्यों कहलाता है? क्योंकि शर्त ये है एक कोण होना चाहिए 90 डिग्री का, जो इसमें दे रखा है कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। अब बात ये है कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा दे रहे हैं इसको कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री सामने वाली भुजा ये और इसको कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और अन्य दो भुजाएं शेष बच गई, एक को आधार और दूसरे को लंब कहते हैं। जैसे BC को आधार कहते हैं और AB को कहते हैं लंब। लंब आधार बेस, कर्ण हाइपोटेन्स और लंब है परपेंडिकुलर। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर एक सूत्र लगता है पाइथागोरस प्रमेय। इन भुजाओं में समध प्राप्त करने के लिए, इन भुजाओं के बीच में समध स्थापित करने के लिए एक सूत्र प्राप्त किया जाता है, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखना ये है कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग या पाइथागोरस प्रमेय। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय करता क्या है? समकोण त्रिभुज के अंदर जो तीन भुजाएं होती है इनमें रिलेशन दिखाता है, संबंध दर्शाता है, रिलेशन बताता है। तो ये रिलेशन यहां लिखें। पाइथागोरस ने कहा था कि यदि जो समकोण के सममुख भुजा है कर्ण, उसका यदि वर्ग कर दें, यानी कि कर्ण का वर्ग करें, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन सी? एक तो आधार, तो आधार का वर्ग करें अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, प्लस योग है प्लस और लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। यही पाइथागोरस प्रमेय, यही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। अब यदि इसको हम हाइपोटेन्स में ले जाए तो हाइपोटेन्स का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी राइट है। यदि हम इसको संकेतों द्वारा प्रदर्शित करें, कर्ण को K, आधार को A और लंब को L प्रदर्शित करें संकेतों के द्वारा, तो ऐसा लिखा जा सकता है K स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, ये डी लगा दो। ये तीनों ही सूत्र पाइथागोरस प्रमेय को दर्शाता है। अब इस पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या किया जा सकता है, यदि कर्ण दे रखा हो, आधार दे रखा हो, लंब ज्ञात किया जा सकता है। यदि लंब और आधार दे रखा हो, कर्ण ज्ञात किया जा सकता है। यदि कर्ण और लंब दे रखा हो, आधार ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि इसी पाइथागोरस प्रमेय के यदि हम थोड़ा पक्षांतर विधि से हल कर ले, पाइथागोरस प्रमेय पक्षांतर विधि से हल करें तो इसको लिखा जा सकता है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये भी लिखा जा सकता है के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये भी लिखा जा सकता है। पाइथागोरस प्रमेय को पक्षांतर विधि से हल करके अलग अलग अनेक सूत्र प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुजों के प्रकार पढ़ लिया। अब त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, सर्वांग सम कैसे होते हैं, त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में। यानी कि जो त्रिभुजाकार आकृतियां होती है वो समरूप भी होती है और सर्वांग सम भी होती है। तो त्रिभुजाकार आकृतियां दो त्रिभुजों में दो संबंध होते हैं, सर्वांग समता संबंध और समरूपता संबंध। ये लिखना है, हेडिंग लगानी है। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता व समरूपता को प्रदर्शित करना या दिखाना। सर्वांग समता या समरूपता को प्रदर्शित करना या फिर दिखाना। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम, पॉइंट नंबर 1, सर्वांग समता। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता दो त्रिभुजों में सर्वांग समता। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता पढ़ेंगे उससे पहले सर्वांग समता को अलग अलग करके देखेंगे। सर्वांग समता का अर्थ जाने। सर्वांग समता 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 3 शब्द? एक तो होता है सर्व प्लस अंग प्लस समता। ये 3 शब्द है, सर्व प्लस अंग प्लस समता। सर्व का मतलब होता है सभी और अंग का मतलब होता है भुजाएं और कोण, यानी कि भुजा व कोण। अंग का मतलब त्रिभुज के अंग कौन कौन से? भुजाएं और कोण ही तो है। त्रिभुज के अंग भुजा और कोण। और समता का मतलब होता है समान या बराबर। अतः सर्वांग समता से अर्थ ये, या सर्वांग समता की परिभाषा लेके तो ऐसे त्रिभुज या ऐसी आकृतियां, ऐसे त्रिभुज कह सकते हो, ऐसी आकृतियां कह सकते हो, ऐसी आकृतियां जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो और माप समान। सभी भुजाएं सभी कोण बराबर कब हो सकते हैं? जब आकृति का माप समान हो और माप समान हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। यानी कि यदि परिभाषा लगे तो ऐसी आकृतियां जिनकी आकार व अमाप, आकार व अमाप को माप भी कह सकते हो, पैमाना। आकार या अमाप समान हो, ऐसे आकृतियां जिनके आकार व अमाप समान हो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, यदि हम एग्जाम्पल में जाए, यानी ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं जो सर्वांग सम है, तो उदाहरण में देखें तो ऐसी आकृति आप ढूंढो जिनके अमाप और आकार दोनों बराबर
माप और आकार दोनों ही बराबर हो, ऐसी आकृति सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं। हाँ, जैसे वर्ग, ऐसे वर्ग जो बराबर अमाप और बराबर आकार के हो, वर्ग ही ले लें। तो सभी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिनका माप बराबर है। जैसे ये मैंने वर्ग लिया, ये वर्ग, इस वर्ग की इसको ABCD नाम दिया, ABCD नाम दिया है। तो ए बी के बीच की दूरी यदि 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग में तो चारों भुजाओं की दूरियां बराबर होती है, इसलिए 2 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं होगी कि नहीं होगी। अब इसके सर्वांगसम कोई आकृति ढूंढनी, तो इसके सर्वांगसम आकृति वही हो सकती है जो ऐसे ऐसी आकृति हो, यानी ये वर्ग है तो इसकी सर्वांगसम आकृति भी ऐसी ही होगी। ये सर्वांगसमता का चिन्ह है, साइन, डबल लाइन और ऊपर इस प्रकार का, ये है सर्वांगसमता का चिन्ह, साइन। और फिर भी एक वर्ग बनेगा, और वर्ग भी ऐसा, वर्ग भी कैसा, यदि हम PQRS एक वर्ग का नाम दें और इसमें दूरी 2 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर है इसमें और इसमें भी 2 सेंटीमीटर है, तो दोनों वर्ग सर्वांगसम है, अन्यथा दोनों वर्ग सर्वांगसम नहीं हो सकते, समरूप हो सकते हैं। क्योंकि समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे अभी, सर्वांगसम पढ़ लिया। सर्वांगसमता, दो त्रिभुजों में सर्वांगसमता, दो त्रिभुजों में समरूपता भी देखेंगे। सबसे पहले दो त्रिभुजों में सर्वांगसमता देख ले। आकृतियां होती है सर्वांगसम, दो त्रिभुजों में सर्वांगसमता का मतलब है कि ऐसे त्रिभुज जिनकी आकार और अमाप दोनों ही बराबर हो, सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे मैं एक आकृति बना दूं, ये कोई समद्विभुज त्रिभुज है, ABC नाम दे दूं, ABC। अब इसको मैंने आकार तो बना दिया है, केवल आकार से सर्वांगसमता में काम चलता नहीं। सर्वांगसमता आकार के साथ माप होना चाहिए, तो आकार के साथ माप ले तो AB के बीच की दूरी यदि मैं मान लूं 2 सेंटीमीटर है, CB के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समद्विभुज त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब इसके सर्वांगसम यदि कोई त्रिभुज देखना है, इससे सर्वांगसम कोई त्रिभुज देखना है, तो त्रिभुज ऐसा ही ऐसा होगा, यानी कि वो भी समद्विभुज त्रिभुज होगा, और होगा भी समद्विभुज त्रिभुज ऐसा कि इसकी जो PQR चले, PQR, तो PQ के बीच की दूरी है वो 2 ही सेंटीमीटर होगी, और RQ के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी, और PR के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। अब ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किस त्रिभुज के, त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्योंकि इनका आकार और अमाप दोनों ही बराबर है। अमाप और आकार दोनों ही बराबर हो तो त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांगसम। और अमाप और आकार में केवल आकार बराबर हो लेकिन अमाप अलग अलग हो, आकार समान होना चाहिए। समान रूप वो होता है समरूप। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, त्रिभुजों में समरूप। पॉइंट नंबर 2, दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में समरूपता। सर्वांगसमता बढ़ गया और पढ़ेंगे समरूप। दो त्रिभुजों में समरूपता यानी कि सबसे पहले तो समरूपता पढ़े। सबसे पहले जिस प्रकार सर्वांगसमता को हमने अलग अलग करके उनका अर्थ जाना है, इसी प्रकार समरूपता को भी अलग अलग करके अर्थ। तो समरूपता सम एक तो और प्लस है रूप, समरूप या समरूपता एक ही बात, सम प्लस रूप। अब इस सम का अर्थ तो समान होता है, समान, और इस रूप का अर्थ होता है आकार। कहने का मतलब यह है कि केवल आकार समान होना चाहिए और माप समान होना जरूरी नहीं है, यानी कि माप बराबर होना जरूरी नहीं है। आकार यदि समान है, आकार वैसा का वैसा है जो पहले था, तो वो आकृति समरूप कहलाती है। यानी कि ऐसी आकृतियां समरूपता के करीब आती, ऐसी आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो, ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो लेकिन, जिनका आकार समान हो लेकिन अमाप, अमाप समान होना, समान होना
अमाप समान होना आवश्यक आवश्यक नहीं हो, यानी कि अमाप समान होना जरूरी थोड़ी है। आकार समान होना चाहिए, अमाप समान हो तो भी चलेगा और नहीं हो तो भी चलेगा, होना आवश्यक नहीं हो। समरूप आकृतियां कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती है। समरूप आकृतियां कहलाती है। अब आकृति से समझे इसको, समरूप आकृति किस प्रकार, जैसे कोई भी मैं आकृति ले लेता हूँ, एक वर्ग ले लेता हूँ, बहुत बड़ा वर्ग ले लिया मैंने, ये वर्ग जिसका केंद्र बिंदु O है और ओ ए के बीच की जो त्रिज्या है वो मान लिया 3 सेंटीमीटर, माना कि 3 सेंटीमीटर। अब एक और मैं वर्ग लेता हूँ, छोटा सा वर्ग है जिनका केंद्र बिंदु P है और B बिंदु है और इसकी जो त्रिज्या है PB वो 1 सेंटीमीटर। अब ये दोनों ही आपस में समरूप है। समरूप क्यों है? क्योंकि नाम से स्पष्ट है, रूप तो समान है ना, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। माप बराबर नहीं, इसमें माप 3 सेंटीमीटर, इसमें माप 1 सेंटीमीटर है, माप बराबर नहीं लेकिन रूप बराबर है, इसलिए दोनों आकृतियां समरूप कहलाती है। इस प्रकार की बहुत सारी आकृतियां, जैसे सभी वर्ग समरूप होते हैं, 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 सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु नहीं हो सकते, विषमबाहु नहीं हो सकते, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब है दो त्रिभुजों में समरूपता। दो त्रिभुजों में समरूपता पढ़ते हैं, उसके बाद में समरूपता की कसौटियां पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं। मेन पॉइंट ये है कि सभी समरूप आकृतियां, मेन पॉइंट है सभी सर्वांगन सम, पहले सर्वांगन सम की बात हुई ना, सभी सर्वांगन सम आकृतियां, सभी सर्वांगन सम आकृतियां समरूप हो सकती है। आकृतियां समरूप हो सकती है, होती है, हो सकती नहीं, होती है। क्यों होती है? कारण ये कि सर्वांगन सम आकृतियों में क्या होता है, आकार समान होता है। बस समरूप आकृतियों को तो आकार समान सही और कुछ सही नहीं, समरूप आकृतियों को सही है क्या, आकार समान, और सर्वांगन सम आकृतियों में आकार समान होता है, लेकिन सर्वांगन सम आकृतियों में आकार के साथ साथ और माप भी समान होता है, इसलिए इसमें ज्यादा है, इसमें तो कम सही है, इसलिए सभी सर्वांगन सम आकृतियां समरूप होती है। लेकिन लेकिन बल्ला ये है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां सर्वांगन सम नहीं हो सकती, सर्वांगन सम नहीं हो सकती। कारण कारण ये कि समरूप है तो केवल आकार ही समान होता है, अमाप समान नहीं होता है, जबकि सर्वांगन सम को अमाप भी समान चाहिए। तो ये कुछ दो लाइन थी। अभी प्रश्न पूछा जाता है कि सभी सर्वांगन सम आकृतियां समरूप होती है कि नहीं होती है, और सभी समरूप आकृतियां सर्वांगन सम होती है या नहीं होती है। अब पढ़ते हैं समरूपता की कसौटियां। समरूपता की कसौटियां से पहले दो त्रिभुज समरूप होते कैसे, जैसे मैं एक त्रिभुज ले लूं, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया मैंने, ये दो भुजाओं की लंबाई बराबर और तीसरी भुजा अलग। अब इसकी कोई समरूप त्रिभुज लेना, मेरे को लेना है समरूप त्रिभुज, तो जरूरी नहीं है कि मैं इतना बड़ा बना, छोटा भी बना सकता हूं, लेकिन समरूप होना चाहिए। ये PQR, इस त्रिभुज की PQR त्रिभुज समरूप है। समरूप क्योंकि आपको रूप समान दिखाई दे रहा है, आकार समान दिखाई दे रहा है, इसलिए समरूप है ये। अब जरूरी नहीं है, AB के बीच की दूरी मान लिया मैंने 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो ये PQ के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, फिर भी समरूप है। फिर भी क्या है, समरूप, क्योंकि अमाप समान सही है नहीं, केवल रूप समान सही है। रूप समान है तो समरूप है, अन्यथा समरूप नहीं। अब सभी वर्ग सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब समरूपता की कसौटियां, पॉइंट लगाएंगे समरूपता की। दो त्रिभुजों में सर्वसम समरूपता को प्रदर्शित कर दिया। समरूपता की कसौटियां,
हेडिंग लगाएंगे और लिखेंगे समरूपता की कसौटियां। इनकी कौन कौन सी समरूपता की कसौटियां हैं जिसके आधार पर हम दो त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। समरूपता की कसौटियां और लागू कहां होती है, दो त्रिभुजों में। समरूपता की कसौटियां दो त्रिभुजों में लागू होती है, दो त्रिभुजों में लागू होती है। समरूपता की कसौटियां दो त्रिभुजों में लागू होती है। बात करते हैं समरूपता की कसौटी। तो सबसे पहले समरूपता कसौटी आती है ए। समरूपता कसौटी, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, समरूपता कसौटी ए। ये समरूपता कसौटी ए क्या चीज है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त। वैसे जो ए लिखा हुआ ना, इस ए का अर्थ होता है एंगल। ए का अर्थ होता है ANGLE और एंगल का अर्थ होता है कोण। ए का अर्थ एंगल और एंगल का अर्थ होता है कोण। कोण का मतलब जैसे कि ये एक रेखा और ये दूसरी रेखा और इसके बीच में थीटा कोण, ये है कोण। कोण तो ए का मतलब है तीन कोण। एक बार कोण, दो बार कोण, तीन बार कोण। तीनों बार कोण बराबर है तो समरूपता कसौटी ए के द्वारा दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे हम त्रिभुज PQR व त्रिभुज ABC की बात करें, ABC की बात करें और ये देखा है कि त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के समरूप है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज PQR बनाते हैं। ये PQR, इसको मैं समबाहु त्रिभुज कहता हूं और एक त्रिभुज है ABC। माना कि गणित में मान लें, माना कि ये भी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु ABC, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ए कसौटी को लागू करना। ए कसौटी का मतलब ये होता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों के यदि संगत कोण बराबर है तो समरूपता कसौटी ए के द्वारा PQR त्रिभुज और त्रिभुज ABC समरूप होंगे। तो संगत कोण कौन कौन से, संगत कोण, संगत कोण कौन कौन से। पहला कोण, ऊपर की बात करें, कोण R किसके बराबर होना चाहिए, कोण C की। तो यहां से ए निकल गया, ए निकला कि कोण R कोण C के बराबर है, मतलब एंगल बराबर है। फिर दूसरा कोण, कोण P बराबर होना चाहिए कोण A की, यहां से एक और एंगल निकल गया। फिर एक तीसरा कोण है कोण Q बराबर होना चाहिए कोण B, यहां से एक और A निकल गया। तो ए कितनी बार निकला, 3 बार। तो इसी कारण ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है AB। इस प्रकार हम दो त्रिभुजों में ए समरूपता कसौटी से समरूपता फलन दर्शा सकते हैं, दो त्रिभुजों को समरूप दर्शा सकते हैं। अब है समरूपता कसौटी केवल ए 3 बार में केवल ए समरूपता कसौटी। तो ए समरूपता कसौटी में क्या होता है कि 3 बार ये नहीं आता है। दो कोण यदि संगत हो बराबर, दो कोण संगत कोण बराबर हो, तो ये तो था समद्विबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज, अब मैं ले लेता हूं समद्विबाहु। इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोण P है वो कोण A के बराबर हो और कोण Q है वो कोण B के बराबर है, लेकिन कोण R कोण C के बराबर नहीं है। कोण R कोण C के बराबर नहीं है तो ये एंगल एक तो बराबर है नहीं, ये तो कट गया, ऊपर हो गया अलग। अब शेष रहे दो कि कोण P कोण A के बराबर है और कोण Q कोण B के बराबर है। क्योंकि संगत कोण बराबर क्यों है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में
संगत भुजाओं के द्वारा समान भुजाओं की संगत कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके द्वारा अंतरित कोण P इसके द्वारा अंतरित कोण A के बराबर होगा, और इस भुजा के द्वारा अंतरित कोण Q इस भुजा के द्वारा अंतरित कोण B के बराबर होगा। तो समरूपता कसौटी ए तीन बातें ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज PQR त्रिभुज ABC के समरूप होगा। अब है समरूपता कसौटी SSS, समरूपता कसौटी SSS जिसमें S का मतलब होता है साइड। समरूपता कसौटी SSS, समरूपता कसौटी SSS को समझते हैं। यहाँ पे S लिखा हुआ है, इस S का मतलब होता है साइड, और साइड का अर्थ होता है भुजा। भुजा 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 कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे ये कोई एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC ले लिया, ABC ये भुजा, और एक कोई और त्रिभुज ले लिया PQR, बस एक ही बात है, ये भुजा इसके बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर हो, और ये भुजा इसके बराबर हो, शायद दोनों त्रिभुज विषम हो गए, लेकिन ये भुजा AC भुजा PR के बराबर हो, यहां से ये संगत भुजाएं, संगत कौन थी, अब ये संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, तो संगत भुजा कौन कौन सी, AC किसके बराबर है, PR थे, तो यहां से एक साइड निकला, और BC किसके बराबर है, QR के, यहां से दूसरा साइड निकला, और तीसरा है AB किसके बराबर है, PQ, यहां से तीसरा साइड, और देखो साइड 1 2 3 यानी कि SSS तीन बार निकला है, तो SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप होगा, ये लिखा है SSS समरूपता कसौटी से, SSS समरूपता कसौटी से, SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप का त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे किस कसौटी के द्वारा, SSS समरूपता कसौटी के द्वारा। अब लास्ट है समरूपता कसौटी रही है SAS समरूपता कसौटी। SAS समरूपता कसौटी में होता क्या है, यही त्रिभुज है, लेकिन इन त्रिभुजों में दो भुजाएं तो समान अनुपात में होती है, वैसे दोनों भुजाएं संगत भुजाएं बराबर होती है, तो एक साथ एक कोण है तो इस कोण के बराबर है, ये कोण भी थीटा है तो ये भी कोण थीटा, कौन सी थीटा है तो कोण R भी थीटा यानी बराबर है, कौन सी कोण R के बराबर, तो SAS समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, कैसे कि संगत भुजा कौन सी AC, संगत भुजा किसके बराबर है, PR थी, यहां से निकला S, और कोण C किसके बराबर है, कोण R थी, यहां से निकला A, और भुजा है BC किसके बराबर है, QR, यहां से निकलेगा वापस साइड, तो SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। अब वापस ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगी किस कसौटी के द्वारा, SAS समरूपता कसौटी के द्वारा। अब हमने समरूपता कसौटी सारी थी, सारी पढ़ ली, ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, SSS समरूपता कसौटी, और SAS समरूपता कसौटी, इन चार ही समरूपता कसौटी से दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ये दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। अब हमें पढ़ना रह गया है कि दो त्रिभुज यदि समरूप भी होते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों की, एक त्रिभुज की भुजाएं में से तीन होती है, यदि हम तीसरी भुजा की समांतर कोई भुजा खींचते, जैसे एक नियम ये समझना है, समरूपता कसौटी वाला समझ लिया, एक नियम ये समझना है, जैसे हम पहले आकृति बनाए, ये कोई त्रिभुज है,
त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज एबीसी में आपको देखे दे रहा है एक तो ए बी भुजा है, दूसरी बी सी भुजा है और तीसरी ए सी भुजा है। अब यदि हम इसको तीसरी माने एसी तो एसी के समांतर कोई रेखा खींचे, या यदि हम एसी को प्रथम भुजा माने, बीसी को द्वितीय भुजा माने और ए बी को तृतीय भुजा माने, तो ए बी के समांतर यदि कोई हम भुजा खींचे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी समांतर खींच सकते हैं। समांतर भुजा का मतलब ये होता है कि ऐसी भुजा या ऐसी रेखा जो पहली वाली रेखा से समान दूरी रखती हुई खींची जाए, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करें, समांतर रेखाएं या समांतर भुजाएं कहलाती है। अब यदि हम ऊपर की तरफ यानी कि त्रिभुज के अंदर ऊपर की तरफ ए बी के समांतर एक भुजा या एक रेखा खींचे, तो ये रेखा हो सकता है क्या दिखाई दे रहा है कि ये रेखा अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है, यानी कि टुकड़ों में तोड़ती है। ये नहीं कह सकते कि अन्य दो भुजाओं को बराबर टुकड़ों में तोड़ सकती है। पहले तो ये कह ले कि एक त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा की समांतर खींची गई भुजा, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है, अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है। ये लिखना पड़ेगा, तो लिखो एक त्रिभुज में तीसरी भुजा एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को विभाजित करती है। और यदि ये विभाजन अन्य दो भुजाओं को, और यदि ये विभाजन अन्य दो भुजाओं को समान बराबर दो भागों में बांट दे, ये विभाजन अन्य दो भुजाओं को बराबर दो भागों में बांटे, बराबर दो भागों में बांटे तो बराबर दो भुजाओं में बांटे तो इनके द्वारा जो बना त्रिभुज है, इनके द्वारा त्रिभुज कौन सा, ऊपर वाला त्रिभुज, इनके द्वारा बना त्रिभुज जिसको हम यदि नाम दे दें ए बी सी और डी और ई नाम बांटे, तो त्रिभुज जो अभी नया त्रिभुज बना है डीईसी त्रिभुज डीईसी त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट एक लाइन है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यदि एक त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा यदि अन्य दो भुजाओं को समान बराबर दो भागों में विभाजित करें या अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाए, कौन सी, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाए, मध्य बिंदु डी और मध्य बिंदु ई, मध्य बिंदुओं को मिलाए, तो इस प्रकार बना नया त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। ये समरूपता का एक नियम है। समरूपता का नियम ये है कि त्रिभुज डीईसी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीईसी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। क्यों, कारण ये प्रमेय है, एक नियम है कि एक त्रिभुज के अंदर तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाए तो बनाया गया नया छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है। इसके विलोम यदि उल्टा चले तो उल्टा ये कि त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज के अंदर दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है।
त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। त्रिभुज त्रिभुज के दो भुजाओं त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब ये समांतर होती है, समांतर का चिन्ह बनाए तो भुजा ए बी के समांतर है भुजा डी। ये भुजा ए बी के समांतर भुजा डी है। भुजा ए बी है और भुजा डी है। ए बी भुजा के समांतर डी भुजा। ये दो विलोम है, एक दूसरे को उल्टा है कि तीसरी भुजा के यदि समांतर कोई भुजा खींचेगी तो वो अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगी, और अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यदि है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। एक दूसरे के विलोम और समरूपता को प्रदर्शित करने वाले दोनों। और ये भी इस प्रकार भी यदि है, इसका विलोम भी है कि दो अन्य दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर यदि है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुज डीईसी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। अब यह कि यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे इसी की बात करें, इसी त्रिभुज की बात करें तो इसमें आप देख रहे हो कि त्रिभुज डीईसी समरूप त्रिभुज है। किसके? त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज डीईसी त्रिभुज एबीसी के समरूप है। यदि ऐसा है, यदि समरूप त्रिभुज यदि ऐसा है तो उनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी? जैसे छोटे वाले त्रिभुज की ईसी और बड़े वाले त्रिभुज की एसी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। संगत भुजाएं समान अनुपात में। ये लिखना आपको। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। समान अनुपात यानी कि समानुपाती। समान अनुपात को अपन समानुपाती भी कह सकते हैं। शॉर्ट को समान अनुपात में होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। कैसे? जैसे त्रिभुज डीईसी समरूप त्रिभुज एबीसी के तो उनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी? छोटे वाले त्रिभुज की पहले ले तो एसी, फिर है समानुपाती एसी, और फिर बराबर का चिन्ह होगा, और सीडी ले ले, सीडी समानुपाती होगा सीडी के, और फिर वापस बराबर का चिन्ह आएगा, और डीई के समान अनुपात में होगी बी। यानी कि इस प्रकार यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। अब इसका विलोम, यदि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, यदि ऐसे कोई दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका विलोम उल्टा, एक दूसरे उल्टा। जैसे दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है, और यदि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है तो उसका विलोम क्या होता है कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह है समरूपता के नियम। इस प्रकार दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, सर्वागसम हो सकते हैं, और समरूपता कसौटी के द्वारा दो त्रिभुजों को समरूपता दर्शा सकते हैं, समरूपता को सिद्ध कर सकते हैं, और इत्यादि उस त्रिभुजों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बढ़िया।